लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन को ग्राफ में डिपिक्ट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, इस तरह के हमने बहुत से इक्वेशंस देखे थे और इन इक्वेशंस देखे थे उनको हम किस तरह से ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्राफ के थ्रू हम किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने थोड़ी बहुत देखी थी, लेकिन अभी हम लोग फुल प्रूफ स्टार्टिंग से एंड तक पूरे लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेंगे और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अलजेब्रिकली भी सॉल्व करके देखेंगे और ग्राफिकली भी सॉल्व करके देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम दो मेथड से एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि लास्ट वीडियो और इस वीडियो के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, तो क्यों इतना गैप हुआ, कि टाइम क्यों लगा इतना? तो तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, वायरल फीवर था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे था, इसलिए मैं नहीं कर पाई, लेक्चर नहीं ले पाई। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जैसे भी होगा ये जो भी सिलेबस है हम इसको फास्ट आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस आपने इससे पहले जो किए हैं ये ग्राफ के फॉर्म में किए हैं, तो अब इस लेक्चर में हम ग्राफ के फॉर्म में भी करेंगे, साथ में अलजेब्रिकली भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आएगा जो डोमेन रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो डोमेन वाले क्वेश्चंस और प्लस नॉर्मल हमारे जो ग्राफ और अलजेब्रा से अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है ये सब। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस और ये जो हमारे ग्राफिकल वाले जो पार्ट हैं, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो इक्वेशंस वाले पार्ट में और इन इक्वेशंस वाले पार्ट में। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारे इक्वेशंस वाला पार्ट, तो ये रहा हमारा, यहाँ तक चल रहा है इक्वेशंस वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक इक्वेशंस वाला चला है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस लिए हैं, इसको हम लोग करके देखेंगे सॉल्व, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है या फिर किस इंटरवल में है, क्या है, ये सब जानेंगे, तो इसका आंसर फाइंड करेंगे। और जब 10th क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन में चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि लेट्स सॉल्व मॉडुलस इन इक्वेशन क्वेश्चंस, ठीक है। अब तक ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हम देखेंगे लेट्स सॉल्व मॉडुलस इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, और 10th से स्टार्ट हो जाएगा इन इक्वेशन वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन इक्वालिटी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस इन इक्वालिटी को हम किस तरह से इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह से हम यहाँ पे अगर इन इक्वालिटी दी है तो हमें किस इंटरवल में लाई करेगा, ये फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, इन इक्वालिटी को हैंडल करना भी सीखेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। उसके बाद ये हमारे हैं मॉडुलस फंक्शन के जो मेन, जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में मॉड दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 4 दिख रहा होगा। जो मॉड के अंदर इक्वेशन दिख रही है x माइनस 4, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ एक इसका बनाना पड़ेगा, फिर इक्वल्स टू 4 वाले का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और जहाँ पे एक दूसरे को वो कट कर रहे होंगे वो हमारे आंसर्स होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको पता है, लेकिन आज जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग ग्राफ को डेस्मॉस के हेल्प से भी सॉल्व करना सीखेंगे, और किस तरह से डेस्मॉस का हम यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस लेक्चर में हम लोग डेस्मॉस का पूरा यूज़ करेंगे, और हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे आज ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना हमें बहुत अच्छे से आ गया है, लेकिन हमें ग्राफ को समझना है, बस वही चीज़ मेन है। और ग्राफिकली कोई चीज़ समझ लेना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसको सॉल्व करने का अल्जेब्रिक वे भी है, तो वो भी देखेंगे। तो ये सब इतनी मल्टीपल चीज़ें जब कर रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम बचाना तो बनता ही है, ठीक है। तो टाइम थोड़ा बचाएंगे हम, और मैक्सिमम दूसरी चीज़ों पे हम लोग फोकस रखेंगे आज, क्योंकि ग्राफ तो हमारा एक लेक्चर हो चुका है, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बताया आपको लास्ट लेक्चर में किस तरह से एक एक ग्राफ को लेना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं डेस्मॉस की तरफ, और यही जो इक्वेशन है इसको डेस्मॉस की हेल्प से देखेंगे सॉल्व करके। तो इसके लिए देख लेते हैं, ये जो दिख रहा है आपको y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 4, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को हमने सबसे पहले यहाँ पे एंटर कराया, वो ये है, देखो ब्लिंक हो रहा होगा रेड कलर का, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये पूरा क्या है, ये डिपिक्ट कर रहा है मॉड ऑफ x माइनस 4। मॉड अगर x रहता है,
मॉड x रहता है तो वो कहाँ से क्रॉस होता है, वो ओरिजिन से क्रॉस होता है, उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे आता है। लेकिन x-4 है तो पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो शिफ्ट है ये किधर पे है, ये x एक्सिस में, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 4th प्लेस पे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब y इक्वल्स टू 4, राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ x-4, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉड ऑफ x-4 इक्वल्स टू 4 की जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है, वहाँ पे इक्वल्स टू 4 दिख रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने y इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन की भी एक लाइन निकाल ली, वो है ये ग्रीन वाली लाइन, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कहाँ से क्रॉस हो रहा है, ये 4 से क्रॉस हो रहा है। और ये इसकी जो हमारी क्या कहते हैं इक्वेशन क्या है, ये y इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेशन में क्या गिवन है, मॉड ऑफ x-4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 4 और मॉड ऑफ x-4, ये जो दो चीज़ें, दो इक्वेशंस की आपको पर्टिकुलर ग्राफ्स दिख रही है, ये एक दूसरे को कट कहाँ करती है, ये एक दूसरे को कट करती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बस हो गया, 0-4 पे एक कट है, 8-4 पे एक कट है। अब आपको चेक करना है ये x एक्सिस पे पर्टिकुलर कौन सा कोऑर्डिनेट आता है इसके लिए, ठीक है। तो हमारा ये अगर देखा जाए तो x एक्सिस पे 0 पे टच हो रहा है, ठीक है ना, ये देखो 0। और ये अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइंस ड्रॉ करें तो ये कहाँ पे टच हो रहा है, 8 पे। तो जैसे ही मैंने मॉड ऑफ x-4 इक्वल्स टू 4 ये इक्वेशन पुट की, ये पूरी की पूरी इक्वेशन पुट की, तो मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस आई हैं ब्लू कलर की, ये देखो। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस क्या शो कर रही है, ये आंसर शो कर रही है x की। x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई, 0 और 4, 0 और 8, ठीक है। तो 0 और 8 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। लेकिन ये अगर हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं, वो हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलते हैं एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा ये। मॉड ऑफ x-4 गिवन है, इसको मैं दो तरह से लिख सकती हूँ। एक तो पॉजिटिव वाला साइड करके लिख सकती हूँ और एक तो नेगेटिव। ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करके लिख सकते हैं, क्यों, मॉड लगा हुआ है। मॉड अगर हम लोग मॉड के अंदर देखें तो दोनों चीज़ें आ सकती है, पॉजिटिव वाली वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव वाली भी आ सकती है, हमको नहीं पता कौन सी वैल्यू अंदर है, ठीक है। तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ करके लिखा, केस 1 केस 2। अब केस 1 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 4 + 4 विच इज़ 8। और यहाँ पे अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, x-4 तो इधर ही रहेगा, ये -4 बन जाएगा। x इक्वल्स टू -4 + 4 विच इज़ 0। अभी हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई थी ग्राफ में, 0 और 8, जो कि यहाँ पे भी आ रही है। तो कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में ग्राफ पहले आ रहा है तो आपको उस ग्राफ के थ्रू आंसर निकाल लेना है x का। लेकिन अगर इसके थ्रू एल्जेब्रिकली भी अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन एल्जेब्रिकली एक लिमिटेशन है, वो आगे के क्वेश्चंस में हमको पता चलेगा, ठीक है, कि क्या एग्जैक्टली लिमिटेशन है एल्जेब्रिकली सॉल्व करने का, तो वो हम देखते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें गिवन है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x + x, यानी सिंपल क्या करना है, ग्राफ के फॉर्म में भी अगर सोचे तो मॉड x का जो ग्राफ है उसको कंबाइन करना है किसके ग्राफ के साथ, y इक्वल्स टू x के ग्राफ के साथ, ठीक है। तो y इक्वल्स टू मॉड x का एक ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू x का एक ग्राफ बनाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे। ग्राफ का एडिशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन अगर हमें अल्जेब्रिकली सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वही स्टेप कर लेते हैं, अल्जेब्रिकली सॉल्व करके देखते हैं। ये मॉड x जो है इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से लिख सकते हैं। तो केस 1 जो रहेगा और ये जो केस 2 रहेगा, इसमें हमें पता है पहला केस जो रहेगा वो पॉजिटिव के लिए रहेगा, x पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा केस जो रहेगा वो x नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं। अगर x पॉजिटिव हुआ तो y इक्वल्स टू x + x लिख सकते हैं। अगर x नेगेटिव हुआ तो y इक्वल्स टू -x + x ऐसे भी लिख सकते हैं। अब y इक्वल्स टू 2x हो गया ये, और y इक्वल्स टू 0 हो गया ये। यानी हमें दो चीज़ें, दो
पर्टिकुलर इक्वेशंस निकालनी है y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू 0, और ये हमारा फाइनल हो जाएगा, यही हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हम ग्राफ में किस तरह से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो ग्राफ में विजुअलाइज करना है तो सबसे पहले हमें चलना है डेस्मॉस की तरफ, और डेस्मॉस में जाके हम लोग समझ लेंगे इजीली, टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन क्या था, मॉड x प्लस एक्स, वाई इक्वल्स टू मॉड x प्लस एक्स। तो मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, मॉड x का ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, जो वर्टेक्स कहाँ है, 0 0 से बाउंस हो रहा है। अब y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि y इक्वल्स टू मॉड x और y इक्वल्स टू x में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो y इक्वल्स टू मॉड x और y इक्वल्स टू x में हमें दिख रहा है ये जो पोर्शन है, ये अपर ग्रीन वाला पोर्शन है जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव वाले पार्ट में। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, ये यहाँ ऊपर जो जा रहा है ये हमारा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल्स टू मॉड x भी हमको दिख रहा है और y इक्वल्स टू x भी हमको दिख रहा है, दोनों को ऐड करना है। तो अगर मान लो कोई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उसी के साथ एक और फ्रेंड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अगर आप बोलो कि दोनों को ऐड करना है, दोनों की स्पीड्स को ऐड करना है, तो 20 किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो ज़्यादा ही आएगी। तो मैंने अगर मॉड x प्लस एक्स किया तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो ऐड होगा। ऑलरेडी एक चीज़ की स्पीड बढ़ी हुई है, साथ में एक और उसी स्पीड से जा रहा है, दोनों को ऐड किया तो कोई चीज़ बढ़ी ही आएगी। ऑब्वियसली जो चीज़ हमारी नॉर्मल आ रही थी पॉइंट्स, उससे ज़्यादा आएंगे, और जो भी पॉइंट्स आएंगे वो कहाँ पे प्लेस होने वाले हैं, वो यहाँ कहीं प्लेस होने वाले हैं, उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और ग्रेडियंट जब ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है, वो स्टीपर होती है लाइन, और भी ज़्यादा स्टीप होती है। ठीक है, तो वो एकदम स्ट्रेट होने के कगार पे आ जाएगी, वो थोड़ी सी इससे ये लेटी हुई है ना, तो इससे स्टीप रहेगी, तो वो लाइन यहाँ पे कहीं पे आएगी बीच में। ये जो हमारा y एक्सिस है और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इसके कहीं बीच में आएगी, यानी क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि हमने ऐड किया है। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी लाइन कौन सी, ये मॉड x में आप देख रहे हो, ये वाला एक रेड पोर्शन भी तो है, और ये रेड पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है और ग्रीन पोर्शन नीचे की तरफ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें दिख रही है कि जैसे जैसे एक एक यूनिट ऐड हो रहा है, ऊपर एक एक यूनिट, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से जैसे जैसे मैं एक यूनिट ऐड कर रही हूँ, वहाँ से एक यूनिट हम पीछे जा रहे हैं। दैट मीन्स हमें दिख रहा है कि ये बैलेंस्ड कंडीशन दिख रही है यहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ से एक कदम पीछे जा रहे हैं रेड वाली लाइन में। तो इससे क्या दिख रहा है हमें कि चीज़ें बैलेंस्ड है, इस रेंज में, इस पर्टिकुलर एरिया में चीज़ें बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्या था कि दोनों ही ऊपर की तरफ जा रही थी, तो दोनों की ही स्पीड ऐड होके बढ़ गई, तो इसका ग्रेडियंट भी बढ़ गया। जैसे जैसे एक एक चीज़, एक एक यूनिट आगे जा रहे हैं, वो पीछे जा रहा है, इसकी वजह से बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और वो जो लाइन आएगी वो यहाँ सेंटर से एक बैलेंस्ड लाइन क्रिएट होगी, एक यूनिफॉर्म लाइन क्रिएट होगी, क्योंकि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे मैं एक कदम आगे जा रही हूँ वो पीछे जा रहा है, आगे जा रही हूँ वो पीछे जा रहा है। जैसे जैसे एक टॉफ़ी मैं बॉक्स में डाल रही हूँ, मेरा फ्रेंड निकाल रहा है, जैसे डाल रही हूँ मेरा फ्रेंड निकाल रहा है, तो चीज़ तो बैलेंस्ड हो गई, केस तो पूरा बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंस जो लाइन रहती है, जो यूनिफॉर्म लाइन रहती है, वो कैसी रहती है, वो स्ट्रेट रहती है, और वो यहाँ से क्रॉस होगी, वो स्ट्रेट लाइन यहाँ से सेंटर से ये क्रॉस होगी। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि पर्टिकुलर लाइन कहाँ से क्रॉस होगी, क्यों क्रॉस होगी, कैसे क्रॉस होगी, तो बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखना है और ऑब्जर्व करना है। अगर आप ऐड कर रहे हो दो ग्राफ्स को, तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रेड वाले को और ग्रीन वाले को कंपेयर किया और मेरा आंसर आ गया। लेकिन आंसर अभी कैसा होना चाहिए, तो मैं इन दोनों को इरेज करती हूँ और आपको आंसर दिखाती हूँ फाइनल कैसा होगा। वो कुछ इस तरह से होगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो अब मैं ले आती हूँ वो दोनों ग्राफ्स को। यहाँ पे ध्यान से देखो अभी, तो आप देख सकते हो, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे ये जो लाइन रहेगी, हमारा फाइनल जो आंसर रहेगा, उसमें जो ये लाइन रहेगी, ये क्या रहेगी, ये स्टीपर रहेगी। यानी जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ग्रीन या रेड जो भी आप बोल लो, ये रेड और ग्रीन देखो ओवरलैप्ड वाली, तो ये जो लाइन्स है ये स्टीपर है ब्लू वाली।
और ये जो आपको नीचे ये वाला ब्लू दिख रहा है, ये आपको बैलेंस दिख रहा होगा। क्यों बैलेंस दिख रहा है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। यहाँ पे जैसे जैसे एक चीज़ ऐड हो रही थी तो एक चीज़ निकल रही थी, ऐड हो रही थी तो निकल रही थी, इसलिए यहाँ पे जो नेट इफेक्ट है, नेट जो चेंज हुआ वो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो नेट चेंज हमारा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे एक एक पॉइंट ऐड होता गया, निकलता गया, जिसकी वजह से हमारे पास एक यूनिफॉर्म लाइन आई और यहाँ पे हमारी स्टीपर लाइन आई। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि कैसे बने ये ग्राफ, ठीक है, तो हमारा जो अलजेब्रिकली आंसर आया था, क्या क्या आया था आंसर? देखो अलजेब्रिकली हमारा आया था, बता देती हूँ आपको, एक बार चलते हैं हम लोग उधर पे। देखो अलजेब्रिकली हमारा आंसर आया था y = 2x एंड y = 0। तो हम लोग करके देखते हैं ना यार, यहाँ पे y = 2x कैसे बनता है, y = 2x और यहाँ पे y = 0, y = 0। अब आप देख सकते हो ये y = 2x लाइन आप देख सकते हो किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, और y = 0 आपको कैसे दिख रहा है, देखो ये रही। बस यहाँ पे हमने सिलेक्ट कौन से पार्ट को किया है, जो कि हमारा आंसर है, बस उतने ही पार्ट को सिलेक्ट किया है। इसके पीछे हम गए नहीं और इसके नीचे हम गए नहीं, तो वही हमारा आंसर हुआ y = 2x एंड y = 0। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? क्योंकि y = 2x हमारा x > 0 के लिए था, तो हम सिर्फ उतने ही पोर्शन को काउंट कर रहे हैं। x > 0 कौन सा पोर्शन है? पहले तो बताओ y = 2x कौन सा है, ये पर्पल लाइन। ठीक है, और ये हमें जो x <= 0 है, x <= 0 उसके लिए नहीं कंसीडर करना है। तो x <= 0 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ सेंटर से क्या करना है, लेफ्ट वाले पोर्शन को नहीं लेना है, आपको राइट वाले पोर्शन में जो पर्पल लाइन दिख रही है सिर्फ उतने को ही कंसीडर करना है। यानी ये वाली जो नीचे वाली पार्ट की लाइन है वो किस ओर आ जा रही है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जा रही है, इसलिए इसको हम लेंगे नहीं, हम सिर्फ राइट वाले पोर्शन को लेंगे। ठीक है, तो यही वाला हमारा काम का है। अब हमारा y = 0 कब आया था? जब x is strictly less than 0। ठीक है, तो x <= 0 कब हो रहा है? इस पोर्शन में हो रहा है, तो हमें बस उतना ही कंसीडर करना है ना यार, पीछे का क्यों करेंगे? x > 0 क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि हमारा केस ही नहीं है वो, हमारा x <= 0 के लिए ये लाइन आ रही है और x <= 0 के लिए ये ऊपर वाली लाइन आ रही है, तो बस उतने ही पोर्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा दिया है कि क्या क्या है, तो बस ये आपको माइंड में रखना है। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, और इनको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल ग्राफ। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वहाँ पे ही है गिवन। मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। mod of x + x मैंने करके दिया है, mod of x - x आप करके दो। ठीक है, तो ये आप डेस्मॉस की हेल्प से ग्राफ को फाइंड कर सकते हो, या फिर अगर ग्राफ बनाने में आप थोड़े से कॉन्फिडेंट फील करने लगे हो तो आप ज़रूर ये ग्राफ बनाओ, और बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है, बाई चांस आपको प्रॉब्लम जा रही है इस चीज़ को विजुलाइज करने में और चाहते हो कि मैं इस चीज़ को बता दूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। आप इस लेक्चर में रेज करो क्वेरी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, इसमें भी 2 केसेस बनेगी, तो हम लोग कुछ भी नहीं करते, सबसे पहले अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 केसेस बनेगी, तो पहला केस होगा x is greater than or equal to 0 और दूसरा केस होगा x is strictly less than 0। जब कभी भी greater than or equal to दिखेगा तो यहाँ पे हमारे माइंड में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर तो कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर x दिख रहा है, और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूँ तो हमारा तो नॉन डिफाइंड केस बन जाएगा। तो इसलिए हम इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगा सकते। इस क्वेश्चन में स्पेशली केयरफुल रहना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू हम यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन लगाओ और बात ख़त्म। अगर इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं चाहिए हमें x, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर हमने 0 डाल दिया तो फिर बात पूरी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इफ़ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो इस केस के लिए y की वैल्यू क्या होगी, x/x, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, -x/x, क्योंकि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, और वो जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है।
अब y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगी और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, -1 आएगी। जैसे ही हमें 1 और -1 y की वैल्यू दिख जाती है तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे इतनी ईजी दिख रही है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में जाना पड़ेगा, ग्राफ में चेक करना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसी मतलब आंसर ऐसे आ रहा है कि नहीं। तो जाके चेक कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले देखूंगी y = mod x का ग्राफ कैसे बनेगा। वो कुछ ये ऐसे रेड कलर की लाइन बनेगी, ठीक है। और उसके बाद मैं देखूंगी y = 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे कंपैरिजन देखना है दो ग्राफ्स के बीच में। mod x/x वाला ग्राफ चाहिए, जिसके लिए mod x और 1/x ये दो ग्राफ्स के बीच में कंपैरिजन देखना है। तो ये जो दोनों ग्राफ्स है मैंने बना लिए। ये जो ब्लू वाली लाइंस है ये क्या है, y = 1/x की पर्टिकुलर कर्व्स है, ठीक है। तो ये आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। आप जैसे ही x की जगह 1 2 3 4 वैल्यूज़ डालना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे ये ग्राफ मिलेगी, ठीक है। और वैसे ही आपको mod x का तो पता ही है कैसे ग्राफ बनाना है। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ये जो ग्राफ है mod x/x ये ग्राफ कैसे बनेगा, फाइनल जो ग्राफ है ये एक्सट्रैक्ट कैसे होगा इसमें से। तो इसके लिए हमें मिल रहा है एक क्लियर कट पॉइंट, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे जो रेड कलर का है और ब्लू कलर का जो कर्व है, रेड कलर की जो लाइन है और ब्लू कलर का कर्व है, इनके बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है। तो ये भी हमारे आंसर का एक पार्ट हुआ। लेकिन ये जो दूसरा कर्व है इसको तो ये रेड लाइन कहीं कट नहीं कर रही। लेकिन हमें पता है mod x/x करेंगे तो mod की 2 वैल्यूज़ होगी, जिसकी वजह से हमें 2 y की वैल्यूज़ मिलने वाली है, ना कि 1। और 2 y की वैल्यूज़ हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पार्ट है कर्व का वो नीचे की तरफ है। तो हमें इससे टेंशन नहीं लेना है कि हमें जो कर्व का जो ये पार्ट है ये नीचे दिख रहा है। हमें ये ध्यान देना है कि अगर ये वाली जो लाइन होती, ये इधर से क्रॉस हो रही होती, तो ये पर्टिकुलर कर्व को कहाँ कट करती। और 2 वैल्यूज़ तो आनी ही चाहिए, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, और 2 आंसर्स हमें y के मिलने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चलेगा कि y के कितने पर्टिकुलर आंसर्स होंगे। तो एक तो मिल गया है हमें क्लियर कट, क्योंकि वो दिख ही रहा है। लेकिन दूसरा हमें दिख नहीं रहा है, पर उसे बनाना पड़ेगा, कि हमें देखना पड़ेगा कैसे बना सकते हैं। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको ऊपर से नीचे आती हुई, इस लाइन का ही मैं रिफ्लेक्शन लूँगी नीचे की तरफ, तो वो ऐसे कहीं से क्रॉस होगा। यहाँ से फॉलो करो आप इसको। मैं यहाँ पे अब क्या कर सकती हूँ, मैं आप शो ही कर दे सकती हूँ। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक ये पॉइंट आपको मिल रहा है और एक ये पॉइंट आपको मिल रहा है। तो ये जो यहाँ से 0 0 से लेके -1 से यहाँ से एक लाइन क्रॉस कराओ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कट करता है। जैसे कि ये ऊपर कट कर रहा है वैसे ही ये नीचे भी कट करता है, ठीक है। बस ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को ये विजुअलाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ डिफरेंट है। तो हमारा क्या होगा, एक ये वाला पॉइंट बन रहा है और एक ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब ये जो 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमें 2 आंसर्स मिल रहे हैं। एक तो लाइन यहाँ से एक क्रॉस हो रही है और एक लाइन यहाँ से ऐसे स्ट्रेट क्रॉस हो रही है। तो स्ट्रेट क्रॉस कब होती है, जैसे जैसे हमारा जो केस रहता है, जो हमारा नेट इफेक्ट रहता है वो बैलेंस्ड रहता है, तभी एक स्ट्रेट लाइन आती है, यानी यूनिफॉर्मिटी आती है। तो इसको करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा, हम देखना पड़ेगा कि जैसे ही एक यूनिट ऊपर जाता है, यहाँ से ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहा है। तो जैसे ही एक यूनिट आपको नीचे दिख रहा है ये आते हुए, ये वैसे वैसे ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये नीचे जाके ऐसे नीचे चला जा रहा है, और ये जो लाइन है ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो हमारा हो क्या रहा है, जैसे ही कुछ चीज़ डल रही है तो बाहर आ रही है, डल रही है तो बाहर आ रही है। तो ये जो नेट इफेक्ट है ये बैलेंस्ड है, यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। वैसे ही नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। तो ये जो आपको बीच में ब्रेक दिख रहा है लाइंस के बीच में, दोनों ग्रीन लाइंस के बीच में, ये नीचे की ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये ऐसे। तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है और ये वाली जो ग्रीन लाइन दिख रही है, इन दोनों के बीच में जो ब्रेक दिख रहा है, ये हमें इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं हम, जिसे बोलते हैं पीस वाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।
ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन लाइन आई, लेकिन हमें पेन उठाना पड़ेगा और फिर ऊपर जाना पड़ेगा और ये ग्रीन लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। और क्योंकि ये 2 पीसेस में डिवाइडेड है, इसलिए इसको हम पीस वाइज डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। और भी अगर आप ज़्यादा विजुअलाइज करना चाहते हो कि किस तरह से ये होता है, किस तरह से फाइंड होता है, तो आप y=x/x डालो, तो आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर की लाइन। अब यहाँ पे y=-x/x डालो, तो आपको नीचे एक लाइन दिख रही होगी। आपने यहीं से फाइंड कर लिया होगा कि कहाँ से कैसे लाइंस क्रॉस हो रही है। y=x/x से आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन स्ट्रेट यहाँ से गुजर रही है, लेकिन हमें यहाँ पे y=x है, पॉजिटिव है, तो हमें x > 0 वाली ही लाइन कंसीडर करनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमें कंसीडर करना है, इधर का जो ये पीछे का पोर्शन है रेड कलर का, वो नहीं लेना है, ठीक है। और y=-x/x के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू <0 वाली ही कंसीडर करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो y=0 में क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे x=0 डाले, एग्जैक्टली 0 डाले, तो क्या वो डिफाइंड होता है? हमने देखा कि x=0 में ये चीज़ डिफाइन नहीं हो रही इक्वेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है। तो यहाँ पे ऐसे केस में आपको ग्राफ से क्या दिख रहा है, ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि हमारा कुछ भी रिलेशन है ही नहीं x=0 पे। आप खुद देख सकते हो, कट है वहाँ पे। हम या ऊपर से लेके आगे बढ़ रहे हैं, नीचे से लेके आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, ध्यान से देखो, लेकिन बीच में आपको दिख रहा होगा एक कट है। वो कट जो दिख रहा है, तो ये जो कट आपको दिख रहा है ये कुछ और नहीं है, ये जो बीच में आपका जो 0 है ना, अगर आप x की जगह 0 डालोगे तो उसकी वजह से ये जो हमारा फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा, और इसी डिसकंटिन्यूटी की वजह से ये बीच में कट दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीस वाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन इनके बीच में जो थोड़ा सा डिसकनेक्शन दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है, हम x=0 नहीं ले सकते, इसकी वजह से दिख रहा है। तो मैंने सब कुछ एक एक पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और भी अच्छे से आप इसे समझ सकते हो जब आप खुद इसे एनालाइज करोगे। आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे डाल के देखोगे, डिफरेंट इक्वेशंस डालते रहोगे, तब जाके आपको पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे नीचे मॉड लेना चाहते हो तो नीचे मॉड लेके देखो, x/mod x का कैसा बनता है वो ट्राई करके देखो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको खुद को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, अब तो ये आपको आ जाने चाहिए, ठीक है। तो इसे फास्ट करते हैं थोड़ा। इसमें 2 केसेस बनेंगे, x या तो > 0 रहेगा या फिर x स्ट्रिक्टली <0 होगा। अगर x 0 से ज़्यादा है यानी वो पॉजिटिव है तो हम उसको लेंगे x+7 = 4। लेकिन अगर x <0 है तो क्या होगा, -(x+7 = 4। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने x <0 क्यों लिया और x <0 क्यों लिया, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में ही कि x+7 पूरा का पूरा मॉड के अंदर है, तो हम लेंगे इफ़ x+7 > 0 और इफ़ x+7 <0। ऐसे 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो अब अगला क्या होगा, इफ़ x is greater than equal to -7 and if x is strictly less than -7। और यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 4 - 7 जो कि -3, x = -3। और यहाँ पे भी क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी -4 - 7, ठीक है। माइनस को उस साइड भेजा, -4 हो गया, फिर -7, तो -11 आएगा, ठीक है। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। पहले केस के लिए x > -7 और दूसरा केस है हमारा x is less than -7। ये कैसे निकाला, नॉर्मली मैंने बस +7 जो इधर पे था उसको उस साइड भेज दिया, ठीक है।
तो ऐसे करके हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमें मिला फाइनली, ये वाला जो पार्ट है, ये जो दो आंसर्स मिले हमें, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -11, ये हमें कहाँ दिखना चाहिए? ये ग्राफ में भी दिखना चाहिए। कुछ नहीं करते हैं, जाते हैं सीधे सीधे ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकली देखेंगे कि किस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। पहले फुल स्क्रीन कर लेती हूँ, ठीक है। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 7 और एक और हमारा होगा y इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमें इन दोनों का ही चेक करना है कि यहाँ इन दोनों के इंटरसेक्शन में कहाँ पे पर्टिकुलरली दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, हमें दो आंसर्स कैसे मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा हमारा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 7, जो कि ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, और पर्पल कलर की जो लाइन दिख रही है वो है y इक्वल्स टू 4। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 4 से तो गुजर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये कट कर रहा है इस पूरे इक्वेशन को, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 7 को कहाँ पे कट कर रहा है? इन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। और ये जो दो पॉइंट्स है, ये हमारे दो आंसर हुए। इसका आंसर चेक करना है, सीधे आप आ जाओ x एक्सिस पे, आपको दिख रहा होगा -11 है, और इसका आंसर चेक करना है, सीधे आ जाओ x एक्सिस पे, -3 है। तो -3 -11, ये दो x की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x दिया गया था, तो हम यहाँ पे x को कैलकुलेट किए। लेकिन इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे, वहाँ पे हमें ऐसा कुछ ऑप्शन में था नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये सब देख लेते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था, इसमें y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x, यानी सादा आपको दिया गया है एक इक्वेशन जहाँ पे y यानी क्या है, वो फंक्शन को डिफाइन किया गया है y से। तो मॉड ऑफ x अपॉन x, बस इसका ग्राफ आपको बनाना है। और इसको दो तरह से कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, ये दो चीज़ें हमें मिली। इसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आया, बीच में y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता था, उसकी वजह से डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आया। तो आप देख सकते हो कि दो तरह से आपको यहाँ पे इक्वेशंस दिख रही है। एक तो नॉर्मल, जहाँ पे मॉड ऑफ x अपॉन x, दैट्स इट, आपको इसका ग्राफ बनाना है। और एक दूसरा ये है, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है। और इसके लिए आपको दो वैल्यूज़ मिल रही है x की, कभी कभी 1 मिलेगी, कभी कभी 2 मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 2 मिल रही है, ठीक है। और ये जो दो वैल्यूज़ मिल रही है, ये हमें ग्राफिकली भी हमने अगर चेक किया तो ईजिली मिल रही है। नॉर्मल ग्राफ को दो पॉइंट्स पे पर्टिकुलर कट कर रहा है एक लाइन, जहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि हमें दो वैल्यूज़ मिल रही है। तो आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन किस तरह की है। और नेक्स्ट इक्वेशन बिल्कुल ऐसी ही है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरी एक इक्वेशन दिख रही होगी, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट दिख रहा होगा। तो आपको इस तरह से क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद ग्राफ के थ्रू। तो अब आइए देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करना। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस देखने हैं, तो सबसे पहले अगर हमें बाहर एक बड़ा मॉड दिख रहा है, तो ऑब्वियसली दो केसेस में ये डिवाइड होगा। तो इसको मैं दो केसेस में कन्वर्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, इतना सब कुछ नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्टली कि अंदर जो भी वैल्यू है उसके दो वर्जन्स बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मैं दो वर्जन्स क्लियरली बना लेती हूँ। तो मॉड ऑफ x प्लस 2, ये पॉजिटिव वाला वर्जन है, ठीक है, इक्वल्स टू 6। और ये जो नेगेटिव वाला वर्जन होगा, तो ऑब्वियसली इसमें जो भी लेफ़्ट साइड में होगा उसके सामने नेगेटिव का साइन लगा के इक्वल्स टू 6 लिखना है। अब क्या करेंगे, अब ये जो दिख रहा है हमें पहला वाला केस, इसमें से हम मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 5 विच इज़ 11, मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस केस के भी दो केस बनेंगे। इसलिए मैंने इफ़ x इज़ ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाली जो केसेस है, तो ये सब इतना डीप में नहीं लिखा। मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए, और मुझे किस तरह से चाहिए, अलजेब्रिकली सॉल्व करके चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके भी अब दो पार्ट्स में डिवाइड किया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 11 माइनस ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 11। बस ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 11 माइनस 2, और यहाँ पे x इक्वल्स टू -11 माइनस 2।
और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 9। तो एक यहाँ पे आई वैल्यू x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू -13। ये जो दो वैल्यूज़ आई यहाँ पे हमें एक पार्ट से मिली, एक केस से। दूसरे केस से क्या होता है, कैसी वैल्यूज़ मिलती है चेक करते हैं। चलो ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं, क्या होगा। -6 + 5, तो हमारे पास आंसर जो आएगा मॉड ऑफ x + 2 इक्वल्स टू -1। अब जिनका ध्यान यहाँ पे नहीं गया होगा वो आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे आप कैसे सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली इसमें भी दो केसेस बनाओगे, ठीक है ना। तो अब जिनका ध्यान अभी तक गया नहीं है तो वो यहाँ पे केसेस बनाते जाएंगे और आगे सॉल्व करते जाएंगे और आंसर भी ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -1 -2 विच इज़ इक्वल्स टू -3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू -1। अब जो लोग इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स वो जो इतना पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, वो इतना पार्ट गलत सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मॉड ऑफ x + 2 की वैल्यू क्या आई -1। यहीं से मैं बता सकती हूँ कि ये चीज़ इसके आगे सॉल्व नहीं होगी। अगर आप कर रहे हो तो आप आंसर निकाल रहे हो और आप आगे जाके कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू यू आर गेटिंग 4 आंसर्स, बट अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट गेटिंग 4 आंसर्स, आई एम गेटिंग ओनली 2 आंसर्स विच आर वैलिड आंसर्स। ये यहाँ से नॉट वैलिड हो जाता है, ठीक है। यहीं तक वैलिड है, ये जो दो आंसर्स हैं यहीं तक यहाँ पे वैलिड है, बस ये दोनों वैलिड नहीं है। इसलिए मैं इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ये नीचे का जो सॉल्व करके। मुझे यहीं से दिख गया कि मॉड के सामने माइनस लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड का हमेशा आंसर चाहे कुछ भी कर लो दुनिया में इक्वल्स टू -1 कभी नहीं आएगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा पर माइनस में नहीं आएगा। यहाँ पे x + 2 मॉड में था, उसकी वैल्यू बाहर इक्वल्स टू 11 थी, इसलिए मैं आगे बढ़ी और मैंने पूरा सॉल्व किया। अगर मैंने यहाँ पे आगे बढ़ के पूरा सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास 4 आंसर्स आ जाएंगे, और इसीलिए मुझे अलजेब्रिकली सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, कहीं कहीं पे इजी होता है अलजेब्रिकली सॉल्व करना, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर आप अटेंटिव नहीं हो, आप कहीं पे थोड़ा सा फोकस लूज़ कर रहे हो, तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यही चीज़ हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, किससे, ग्राफ से। जैसे ही ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो देख लो, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, आपने अभी देखा है, ठीक है। तो मैंने उस लेफ्ट हैंड साइड को y इक्वल्स टू समथिंग करके नाम दिया, और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 6 था तो मैंने y इक्वल्स टू 6 करके एक दूसरी इक्वेशन बनाई। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये जहाँ पे भी टच करेंगे वहाँ पे हमें आंसर मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक पूरी एक इक्वेशन है। मॉड ऑफ दिस यानी लेफ्ट हैंड साइड का मैंने क्या किया, y इक्वल्स टू दिस रेड कलर का डिनोट कर रहा है। तो ये जो रेड कलर का डिनोट कर रहा है वो यहाँ से आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ में हम इस तरह से ड्रॉ कैसे करें इसको। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको मेन कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 3 इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 9 इम्पॉर्टेंट है, तो आप कुछ भी नहीं करना है। 10 पे एक पॉइंट, 10 पे एक आप वो ले लो, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। अगर x इक्वल्स टू 10 डाला तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर x इक्वल्स टू 5 डाला तो y की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू 2 डाला तो क्या होगी, -2 डाला, -5 डाला, -10 डाला, ठीक है। तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी और उससे मुझे ये पूरा इक्वेशन मिलेगा। या फिर एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, मॉड ऑफ x + 2। मॉड ऑफ x + 2 अगर हम y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x + 2, ये मॉड ऑफ x प्लस होगा, ये क्या, हाँ, तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x + 2 ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो ये किस तरह से आ रहा है ग्राफ, ठीक है।
उसमें से मैं -5 करूँगी। अगर मैंने उसमें से -5 किया तो आप देख सकते हो वो पूरा का पूरा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। अब मैं अगर उसका भी मॉड लूँगी तो ऑब्वियस है ना कि जो भी चीज़ पॉजिटिव वाली चीज़ ही काउंट करते हैं, हम नीचे का हिस्सा नहीं काउंट करते। अगर मैं पूरी इक्वेशन को ही मॉड के अंदर डाल रही हूँ, दैट मीन्स वो जो पूरी की पूरी लाइन्स हैं वो क्या होगी, वो x के ऊपर ही रहेगी। तो दैट मीन्स कि ये पूरा जो रेड वाला है ये शो कर रहा है कि हमारी जो पूरी इक्वेशन है ये पूरी x के ऊपर ही है। ये नीचे जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया। अब दो तरीके हैं, कई लोग यहाँ पे x की वैल्यूज़ डालेंगे, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, फिर इसको पूरा बनाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं मॉड ऑफ x+2 का ग्राफ बनाऊँगी, उसके बाद उसको -5 करूँगी तो -5 करते ही वो पूरा ग्राफ नीचे आ जाता है। देखो अब ट्रांसफॉर्मेशंस जिनको याद रहेंगे ना, जैसे कि मैंने x+2 किया तो x+2 किया तो मेरा ग्राफ जो है वो सेंटर से शिफ्ट होके इधर की ओर आया, ठीक है ना। किस ओर आया, x डैश एक्सिस की तरफ, ठीक है ना। x एक्सिस नहीं, x डैश एक्सिस की तरफ खिसका +2 करते ही। लेकिन अगर मैं -5 कर रही हूँ तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा y एक्सिस पे। तो ये जो खिसकने वाला जो पार्ट है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसलेशंस, ये आपको पता होने चाहिए। इसके लिए ही मैंने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कराई थी। तो जो दो तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए कि कैसे हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब टाइम बचाने वाला तरीका मैंने सेकंड टाइम बताया ही आपको कि किस तरह से कर सकते हैं। अब हमें y=6 का एक लाइन ड्रॉ करना है, और जैसे ही हमारा ये y=6 की लाइन ड्रॉ होगी तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है इस इक्वेशन को, रेड वाली इक्वेशन को, ठीक है। रेड वाली जो आपको दिख रही है लाइन, इसको आपको 2 जगह पे ये कट कर रहा है। अब ये जो 2 जगह पे कट कर रहा है, ये सिर्फ 2 ही हमारे आंसर हैं। इसको छोड़ के हमारे पास और कोई आंसर शो ही नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ कट ही नहीं हो रहा है, तो शो कहाँ से होगा। तो हमारे पास 2 आंसर क्या क्या हैं, x की वैल्यू हमारे पास 2 क्या निकली है, एक तो -13 निकली है और एक 9 निकली है, ठीक है। तो यही हमारे आंसर्स हैं, हमको इसके अलावा ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। 9 और -13, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा इनवैलिड है, ठीक है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ से ही हम बता सकते हैं कि मॉड की वैल्यू नेगेटिव कभी होती नहीं है, तो यहीं से वो पूरी इनवैलिड हो गई। सेकेंड केस हैज़ गॉन completely invalid, and whatever answer we are getting it from first case। इसलिए फर्स्ट केस पे फोकस करो और आंसर्स निकालो, और सबसे अच्छा है ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, आपका पूरा आंसर करेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो जो मिस्टेक से बचना है, अलजेब्रिकली हम जो मिस्टेक्स करते हैं उससे बचना है, तो ग्राफ्स हमेशा हेल्प करेंगे। और ग्राफ बनाना मैंने आपको बता दिया, 2 तरीके से बना सकते हैं। पॉइंट्स को पूरा प्लॉट करो फिर ग्राफ बनाओ, इट्स टाइम टेकिंग। अगर आपको कुछ शॉर्टकट दिख रहा है, जैसे कि मॉड ऑफ x+2, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसको ट्रांसफॉर्म करो -5 करके, पूरा के पूरा नीचे की तरफ खिसकेगा। फिर अगर मैंने पूरा मॉड लगाया है तो सब कुछ x के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये सब चीज़ें याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा सिखाया है, ठीक है। टाइम लेके अलग से, वहाँ पे मैंने आपको डेस्मॉस पूरा यूज़ करके भी नहीं बताया था, यहाँ पे तो पूरा बता भी रही हूँ किस तरह से डेस्मॉस को यूज़ करना है। एग्जाम में ये डेस्मॉस यूज़ करने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ये डेस्मॉस का यूज़ किया है, ठीक है, समझाने के लिए। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मॉड ऑफ x³ दिख रहा है = 1 - x। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ, बहुत हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली दिख ही रहा है क्यूबिक इक्वेशन हमें मिलने वाली है। और जब कभी भी क्यूबिक इक्वेशन मिलती है, 3 रूट्स रहते हैं, 3 में से एक वैलिड रूट इधर होगा, एक इधर होगा, केस 1 बनेगा, केस 2 बनेगा। तो एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना इसको टफ है, और ग्राफिकली अब ग्राफ बनाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ पे हमें इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, वो फाइंड करना भी थोड़ा टफ है। दोनों ही केसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑब्वियसली पता है कि समय लगने वाला है, और इसीलिए जेईई में तो खास करके इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आ रहे हैं तो आपका टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना उस वक्त के लिए बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप उस वक्त अगर उसे स्किप कर रहे हो, बाद में आके अटेंड कर रहे हो उस क्वेश्चन को, तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत जाने वाला है। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो मॉड x³ है, तो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, केस 1 केस 2 के हिसाब से। तो x³ = 1 - x, माइनस ऑफ x³
इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ये माइनस को मैं अगर उस साइड भेज दूँ तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिली, केस 1 केस 2 से मिली। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें 3 रूट्स मिलेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें 3 रूट्स मिलेंगे, ठीक है। और जो 3 रूट्स रहेंगे शायद उनमें से एक इधर से आंसर हो और एक इधर से आंसर हो। सो वी डोंट नो व्हाट आर आंसर वुड बी, ठीक है। 3 रूट्स यानी टोटल 6 रूट्स में से हमारे आंसर्स कौन से होंगे नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसा रहता है, ग्राफ का आपको बता देती हूँ तरीका। यहाँ पे आपने सबसे पहले डाला y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब, फिर y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। मॉड ऑफ एक्स क्यूब का हमारा जो ये है, ये वाला रेड कलर का, वो कुछ इस तरह से बना। अब अगर आपको लगता है कि मॉड ऑफ एक्स क्यूब ऐसे ही कैसे बन सकता है, तो आपको यहाँ पे प्लॉट करने पड़ेंगे पॉइंट्स। मैं ये चीज़ पहले ही बता दूँ, जब कभी भी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का या फिर मॉड ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ हो, आपको थोड़ी सी वहाँ पे प्रिसीजन रखनी पड़ेगी, जिसके लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 पे आप चेक करो कहाँ पे टच हो रहा है, क्योंकि ये y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब है तो ऑब्वियसली ये 0 से टच होके ही निकलेगा। तो 0 तो एक पॉइंट हमारा रहने ही वाला है वर्टेक्स। अब बाकी के पॉइंट्स कैसे पता लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, -1 के लिए फाइंड कर लेना है, -5 के लिए फाइंड कर लेना है, या फिर -2 के लिए फाइंड कर लो, 1.5 के लिए फाइंड कर लो, फिर 1 के लिए फाइंड कर लो, 0.5 के लिए फाइंड कर लो। तो ऐसे अगर आप x की वैल्यूज़ डालोगे तो आपको पैरेलल y की वैल्यूज़ भी मिलती जाएगी, आप फटाफट उसे मार्क कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका ये जो कर्व है ये मिल जाएगा रेड कलर का। अब आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, सबसे इजी इक्वेशन है। x माइनस 1 अगर आपको बनाना आता है तो 1 माइनस एक्स भी बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की लाइन ड्रॉ की। जिनको इन सब के बारे में नहीं पता कि इक्वेशंस को कैसे प्लॉट करना, किस तरह से हमें बनाना, ठीक है, तो ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, ग्राफ्स जब मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। फिर से एक बार डिस्कस कर ही रही हूँ, लेकिन उतना भी ज़्यादा डीप में नहीं जा रही। तो y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ये जो है ये लाइन कुछ इस तरह से आई जो कि 1 से क्रॉस हो रही है, ठीक है, यहाँ से क्रॉस हो रही है और यहाँ पे भी 1 से क्रॉस हो रही है। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारी लाइन आई है, ये 2 पॉइंट्स पे एग्जैक्टली टच कर रही है इस कर्व को, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जहाँ पे एग्जैक्टली टच कर रही है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एग्जैक्ट ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं उसमें से, ठीक है। अगर ग्राफ में थोड़े बहुत चेंजेस रहते ही हैं, जो कि रहेंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतना परफेक्ट ग्राफ तो बना नहीं पाओगे। हाँ, ये कर सकते हो, ऑप्शन में अगर आंसर्स दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन में अगर x की वैल्यूज़ दिख रही है, आप करीब जा सकते हो अपने आंसर के ग्राफ के थ्रू। आप अगर यहाँ पे -1 और -1.5 के बीच में कोई एक पॉइंट है, आपको ऑप्शन में भी वो दिख रहा है, तो आपके चांसेस बढ़ गए ना उसका आंसर होने का, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो 0.5 और 1 के बीच में ये वाला पॉइंट है 0.682, नहीं मिला हमें 0.682, मान लेते हैं। लेकिन क्या पता अगर आपको अंदाज़ा भी लग जाए कि 0.5 और 1 के बीच का और प्लस -0.5 और -1 के बीच का हमारे ये कुछ आंसर्स आ रहे हैं, तो क्या पता ये वाला ऑप्शन बेटर हो। और आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन जो टफ रहता है, जो कॉम्प्लेक्स रहता है, जो टाइम ज़्यादा खाएगा, वहाँ पे ऑप्शंस इजी दिए जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे रूट्स निकालने हैं या फिर वो बहुत बड़ा है, तो वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। बस आपको वहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा ट्रिक खेलना पड़ेगा। आपको ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहाँ पे ये आपको दिख रहा हो, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ये आंसर लिखा होगा वहाँ पे, लेकिन आप पता लगा सकते हो कि -1 और 0.5 के आसपास है।
अगर आप थोड़ा भी नॉर्मल ग्राफ बनाते हो, एकदम प्रिसीजन से परफेक्ट ग्राफ नहीं बनाते, थोड़ा भी नॉर्मल ग्राफ बनाते हो, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि आंसर कहाँ से कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये मेन मंत्रा दिया है कि कभी भी अगर ऐसा हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम जा रही है आंसर सिलेक्ट करने में, तो आंसर गेस करने की कोशिश करो। गेस कैसे कर सकते हैं? ग्राफ के थ्रू बेटर तरीके से कर सकते हैं, ना कि एल्जेब्रिकली आपने देखा हम कैसे फंस गए। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली करो, जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे करो, लेकिन जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे इतना दिमाग लगा के होगा क्या। ठीक है, फिर भी अगर आपको चाहिए कि इनके रूट्स क्या हो सकते थे और ये सब फाइंड करना है, तो मैंने उसके लिए भी एक शॉर्टकट मारा है। आई नो ये शॉर्टकट है, लेकिन आप पूरा फॉर्मूला लगा के रूट्स फाइंड कर सकते हो। मेरे में इतना पेशेंस नहीं कि मैं एक एक रूट फाइंड करूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बस कैलकुलेटर में गई, वैल्यूज़ डाला और मैंने 3 रूट्स निकाल लिए। यहाँ पे जो 3 रूट्स दिख रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग है? पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए की जो वैल्यू है, जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो 1 है, -1 है। मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, इसके पैरेलल मुझे आंसर मिल गए। अब यहाँ पे एक पहली इक्वेशन में -1 है, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे -1 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखो यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो भी हमें आंसर मिल रहा है आप चेक कर सकते हो, इसमें से एक तो ये आंसर है x1, ठीक है, और इससे पहले वाले में हमारा कहाँ था आंसर? ये रहा x3। यानी एक रूट इधर से निकला, एक रूट इधर से निकला। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक कोई इक्वेशन इनवैलिड हो जाए तो हम एक के सिर्फ 3 ही रूट निकालने पड़े। और ऊपर से आप देख सकते हो आयोटा आ रहा है आंसर में। दैट मीन्स 2 तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ही आ रहे हैं, एक ही रियल रूट आ रहा है। ठीक है, काम का जो, तो समझ सकते ही हो आप कि इतने 6 रूट्स में से आपका आंसर क्या वैलिड हो रहा है। एक साइड से एक आंसर वैलिड हो रहा है, एक साइड से एक, तो 2 केसेस में से एक आंसर वैलिड हो रहे हैं। तो वो चीज़ तो मैंने ग्राफ से ही पता लगा ली ना, मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, और मुझे गेस वर्क करना पड़ेगा, ऑप्शंस जो गिवन होंगे ना उसमें गेस वर्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ती हूँ, इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो एक्शंस आपको लेने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आपके लिए एक्शन प्लान जो है मैंने बता दिया कि कैसे होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक साइड पे मॉड दिख रहा है और एक साइड पे एक नॉर्मल हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, तो एक साइड पे जहाँ पे मॉड दिख रहा है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको हम 2 केसेस में डिवाइड कर सकते हैं और इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। करके देखते हैं। एक केस लेते हैं जहाँ पे पॉजिटिव वाला, ठीक है, तो -4 = 3x + 1, और दूसरा केस लेते हैं नेगेटिव वाला, 2x - 4 = 3x + 1, ये माइनस लगा दिया। ठीक है, अब बस सॉल्व करके देखते हैं कि 2x - 3x = 1 + 4, 5 - x, तो x की वैल्यू -5। चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो 2x है प्लस 3x हो जाएगा, -1 + 4, तो इसकी वैल्यू 4 - 1 3 होगा, 5x, तो x की वैल्यू जो आएगी वो होगी 3/5। अब यहाँ पे हमें 2 आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन ग्राफिकली हम एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। क्योंकि आपने देखा है, आपने नोटिस किया है कि कभी कभी अलजेब्रिकली सॉल्व करके जो आंसर आता है वो एग्जैक्टली वो नहीं होता जो कि हमें ग्राफ में दिख रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता दोनों में से कोई एक आंसर ना हो, क्या पता वो ग्राफ में शो ही ना हो रहा हो। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ कैसे बना है। ग्राफ जैसा बना होगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। 2x - 4 मॉड, तो इसका क्या ग्राफ होगा? इसका ग्राफ ये है। ठीक है, ये रेड वाला देख सकते हो आप, फुल स्क्रीन कर देती हूँ, हाँ ये। तो ये जो रेड वाला आप देख रहे हो ये क्या है? मॉड ऑफ 2x - 4 का ग्राफ। 3x + 1, इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ ये है कि इसका हम कैसे एक्सप्रेशन को किस हिसाब से किस लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो y = मैंने वैसे में लिखा नहीं है, लिख भी देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी लिख देते हैं। y = 3x + 1, तो यहाँ पे 3x + 1 जो है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कुछ इस तरह से लाइन आएगी। कैसे प्लॉट किया, क्या किया, तो आप सीधे x की वैल्यूज़ डालो कुछ,
आपको एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। आप शायद मिनिमम 3 वैल्यूज़ भी डालोगे ना तो आप स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। तो 3x+1 जो है ये कट कर रहा है मॉड ऑफ 2x-4 को कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे, जो कि ये है। तो अगर ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो हमारे आंसर तो 2 आए। जस्ट अभी हमने 2 आंसर्स नहीं, देख लेते हैं कि वो कौन कौन से आंसर्स हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू -5 है और x की वैल्यू 3/5 है। हमें सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? 0.6, यानी 3/5 वाला आंसर हमें मिल रहा है। तो अगर सिर्फ 3/5 ही हमें मिल रहा है, अगर x की वैल्यू सिर्फ 3/5 मिल रही है तो x = -5 कैसे आया? तो वो चीज़ जो एक्स्ट्रा आई है वो हमें नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारा आंसर -5 आए। चेक कर लो -5 किधर है, -5 इधर पे है। ये तो कहीं पे कुछ कट होते हुए दिख रहा है क्या? कहीं पे भी यहाँ पे कुछ कट होते हुए भी नहीं दिख रहा। कहीं से हम कुछ प्लॉट भी नहीं कर सकते, कुछ रिफ्लेक्शन भी नहीं ले सकते। लाइक एक लाइन है और वो v को कट करेगी तो एक ही जगह पे कर रही है, और इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम अराइज हुई है जहाँ पे -5 को ये कट नहीं कर सकता, और इसीलिए हम इसको एज अ आंसर नहीं कंसीडर कर सकते। तो इसलिए हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नेग्लेक्टिंग दिस, नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ये वैलिड आंसर है, ठीक है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। हमें सिर्फ अलजेब्रिकली जो आंसर मिले हैं उस पर अंधाधुन विश्वास नहीं करो, उसके पीछे ही मत दौड़ो। हमें चेक करना पड़ेगा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग भी क्या चीज़ पॉसिबल हो रही है। तो ये जो हमारा आंसर बाई चांस कभी आप निकाल भी रहे हो अलजेब्रिकली, तो अगर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन आ जाए कि जहाँ पे आपको 2 आंसर्स दिख रहे हैं -5, 3/5, तो आपको वो वाला सिलेक्ट नहीं करना है। आपको वो सिलेक्ट करना है ऑप्शन जिसमें सिर्फ x = 3/5 हो। अगर हमने दोनों वाला सिलेक्ट कर लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और ऐसा ज़रूर होता है, कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जहाँ पे -5 भी दिख रहा है, 3/5 भी दिख रहा है। दिस इज़ स्पेशली फॉर NDA वाले जो बच्चे हैं और साथ में JEE वाले जो बच्चे हैं, जो दोनों हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ अच्छे से कंसीडर करके रखो कि ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं। वहाँ पे हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस हम कितने अटेंटिव हैं, हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती। तो इस क्वेश्चन में मैं फाइनली एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अगर आपके पास टाइम नहीं है एनालाइज करने का, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। इसमें आपको पता ही है 2 केसेस बनते हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ़ x इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे x नहीं है, मॉड के अंदर हमारे पास क्या है, 2x-4। तो अगर मॉड के अंदर 2x-4 है तो वो 2 केसेस बनेंगे कि या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2x-4 स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा। तो ऐसे 2 केसेस बनेंगे जैसे x के लिए बनते थे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x ग्रेटर देन, तो 2x इक्वल्स टू 4, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक केस ये बना। सिमिलरली यहाँ पे हमारा एक और केस बनेगा, ठीक है, x लेस देन 2। 2 केसेस बने। पहले वाले का केस ये है, दूसरे वाले का केस ये है। तो आप अगर यहाँ पे लिखोगे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे लिखोगे इफ़ x इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 2, तो केस 1 में आपको क्या दिया गया है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आंसर क्या आ रहा है, x का नेगेटिव में आ रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रहा है क्या, तो इसलिए हम इसको नॉर्मली नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन x लेस देन 2 में हमारा आंसर भी लेस देन 2 आया है और इसीलिए हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी हमें जो चीज़, जो कंडीशन है, जो केस है, उसको माइंड में रख के चलना है कि वो क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं, वो भी कुछ अलग सा क्वेश्चन है, वो भी आप उसमें भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होने वाला है वहाँ पे भी, इसलिए पहले ही मैंने आपको बोल दिया, अलर्ट कर दिया। अब देखते हैं कि आप कैसे कितनी जल्दी इसको नोटिस करते हो।
तो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, इसलिए नीचे हमें नेगेटिव में आंसर मिल रहा था, इट वॉज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड हेंस वी नेग्लेक्टेड दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, इस केस को हमने नेग्लेक्ट किया। दूसरे केस में जो चीज़ हमने कंडीशन ली थी, केस लिया था, वही चीज़ नीचे भी दिख रहा था, x इज़ 3/5 विच इज़ लेस देन 2, सो हेंस वी आर सिलेक्टिंग दिस। ओके, सो ये जो रीज़न है, ये रीज़न्स आपको पता होने चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ग्राफ हमें वैसा क्यों दिख रहा है, ग्राफ में हमें क्यों एक ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू भी आप बहुत सारे ये जो रिडंडेंसीज है, एरर्स है, वो रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा ग्राफ के थ्रू ये आंसर नहीं आ रहा था, और साथ ही साथ नॉर्मली भी आप इसको, ग्राफ अगर आप नहीं भी ड्रॉ कर रहे हो तो नॉर्मली भी हम इसको मतलब इन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 केसेस बनेंगे हमारे पास, x² + 7x + 10 = 0, और दूसरा केस हमारा बनेगा x² - 7x + 10 = 0। अब पहला जो केस है यहाँ पे प्लस है, दूसरे केस में माइनस है। क्यों हुआ? मॉड x में 2 वैल्यूज आ सकती है, प्लस और माइनस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भी x if x is greater than equal to 0, if x is less than 0। ठीक है, ये दोनों केसेस हमने ऊपर लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो x² + 7x + 10, तो इसको हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन वाले मेथड से लिखेंगे। तो 5 2 ज़ा 10 होता है, और 5 + 7 5 + 2 7 होता है। ठीक है, तो 5x 2x + 10 = 0, और यहाँ पे x² - 5x - 2x + 10 = 0। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x + 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 हो जाएगा विच इज़ 0। यहाँ पे भी x कॉमन लेंगे, x - 5 हो जाएगा, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x - 5। ओके, x - 2 और x - 5 = 0। यहाँ x + 2 और x + 5 = 0। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी और यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि x की वैल्यू -2 -5 है, और इससे पता चल रहा है कि x की वैल्यू 2 और 5 है। तो जहाँ पे ऐसा आपको दिख रहा है कि x की ये वैल्यूज़ है, यहाँ पे x की पर्टिकुलर ये वैल्यू है, एक बार ज़रा नज़र ऊपर की तरफ दौड़ा लेना और देखना कि इससे मैच हो रही कि नहीं चीज़। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से ज़्यादा है, हमने केस ही यही लिया है कि x जो है वो पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव कैसे मिल सकता है। ठीक है, सो वी विल बी नेग्लेक्टिंग दिस। सिमिलरली वी विल लुक ऑन टू द सेकेंड केस, और सेकेंड केस में हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव एंड हेंस आर आंसर शुड ऑल्सो बी नेगेटिव, बट वी आर गेटिंग पॉजिटिव आंसर्स, हेंस वी विल बी नेग्लेक्टिंग दिस ऑल्सो। And hence since we have neglected or we have not selected these both cases, तो हमारा आंसर क्या हुआ भाई, तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है x के लिए, we are getting no solution। अब यही चीज़ अगर हमको ग्राफ के थ्रू चेक करनी है तो क्या करेंगे, करके देखते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को कंबाइन करते हैं, कुछ भी चीज़ को हम देखते हैं, एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग को ऑलमोस्ट पता चलना चाहिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे तीनों जो दिख रही हैं हमको, अलग अलग जो हमने इक्वेशंस के लिए हमने अलग अलग लाइंस और कर्व्स बनाए हैं, तो आप एक चीज़ देख रहे हो, इन तीनों में कोई भी कुछ भी कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। और इवन ये जो पॉइंट्स हैं, ये तो अलग अलग बने हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये अलग है, फिर ये अलग है, ये अलग है, और ये भी अलग है। तो आप देख सकते हो ऐसे 4 डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, हमें पर्टिकुलर आंसर्स भी ढंग से नहीं मिल रहे हैं। और इसी से मैंने आधा मतलब मुझे इससे पता चल गया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर मिलना भी होता ना, अगर लाइन यहाँ से कहीं से पास होती तो शायद हमारा सॉल्यूशन मिल सकता था, लेकिन
हेयर वी आर गेटिंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है ग्राफ से आइडेंटिफाई करने का। ऑल्दो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरह के जो इक्वेशंस रहते हैं, इस पे अगर हम ज़्यादा फोकस अलजेब्रिकली के सॉल्व करने पे रखें तो बेटर होगा, क्योंकि ऐसे में अलजेब्रिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर चुटकियों में रहता है सामने, और क्लियर है ना। देखो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, -2 -5 मिल रहा है, तो डायरेक्टली यहीं पे हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बड़े हैं, तो इसके लिए इतने तरह के ग्राफ्स बनाने की ज़रूरत ही क्यों है। अगर इजीली बनता है तो बनाइए, लेकिन मेरे हिसाब से ये आधा यहीं पे सॉल्व हो गया अलजेब्रिकली। लेकिन आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा कि कहीं क्या पता कौन सा हमारा रॉन्ग हो रहा हो, या फिर कोई हमें अगर नहीं सिलेक्ट करना है, नेगलेक्ट करना है किसी ऑप्शन को। तो देखो ये अगर मैंने यहाँ पे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा रहता, तो हमने इसको भी आंसर मान लिया रहता और इस वाले को भी आंसर मान लिया रहता, जो कि गलत है। ठीक है, दोनों ही गलत है, दोनों को ही नेगलेक्ट करना है। और ये चीज़ कहाँ से पता चली, जब मैंने बहुत केयरफुल इस चीज़ को सॉल्व किया। लेकिन क्या पता एग्ज़ाम टाइम में आप इसको मिस आउट कर जाओ और ऑप्शन में वही आंसर्स दिख रहे हो, तो आप उसको फटाक से टिक कर दो। इसलिए मैंने ग्राफ्स का भी ऑप्शन दे रखा है। तो हम लोगों को तो हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। इनफैक्ट जो भी तरीका हमको हो सके अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड परफेक्ट एंड प्रिसाइज आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसे हम अलजेब्रिकली भी सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली भी, और आप खुद बताओगे, खुद डिसाइड करोगे कि किस मेथड से सॉल्व करने से बेटर होता और किससे टाइम बचता और कौन सा कम कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि देख रहे हो जितना क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है उतना उसका ग्राफ कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतना ही उसका जो अलजेब्रिक फॉर्म है वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। 3 केसेस कैसे, अब आपको लग रहा होगा कि 3 केसेस कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे तो एक मॉड का ये अलग है, यहाँ पे तो ऐसे x-2 मॉड के अंदर है, तो इसके 2 केसेस बनेंगे, उसके 2 केसेस बनेंगे। वैसा नहीं है। जब कभी भी आपका ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ऐसे डिफरेंट मॉड है, मॉड के अंदर डिफरेंट इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस एक ही इक्वेशन के अंदर है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सिंपली आप उसका क्या निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। x-2 का क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 2 आया, और x+4 का क्रिटिकल पॉइंट -4 आया। मैंने सिंपली उसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं रीजन्स डिवाइड करूँ तो रीजन वाइज यहाँ पे मेरे पास 3 रीजन्स बनते हैं। एक तो होगा 2 से ज़्यादा, फिर एक होगा 2 और -4 के बीच का एरिया, और एक होगा -4 से कम। ठीक है, तो ऐसे एरिया में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने पहले ही केसेस भी लिख दिए। केसेस क्या है, पहला केस जो है x इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, उसके बाद है x जो है -4 और 2 के बीच में है, इसलिए -4 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, और x लेस देन -4 फाइनल वाला जो सबसे छोटा वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 3 केसेस के थ्रू डिफरेंट आंसर्स निकालेंगे, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है कौन सा नहीं। x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या करेंगे, तो 2 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, वो 2 से बड़ा है तो -4 से भी बड़ा होगा, और इसीलिए पूरा का पूरा इक्वेशन पॉजिटिव में आएगा। 2x - 2 -3x + 4, इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा, बस इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब 2 - 3 इज़ -x। ठीक है, और -4 -12 सब उधर चला जाएगा, तो 1 + 4 + 12, 12 + 5 करेंगे तो 17 होगा। ठीक है, और -x है तो x = -17। एक आंसर हमारा ये आया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो -4 से बड़ा है x लेकिन 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, इसलिए हमारा क्या होगा, पहला वाला जो x - 2 है वो हमारा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 2 से छोटा है ना x, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -2 ऑफ x - 2, माइनस लगा दिया है मैंने। अब जो भी चीज़ है वो बिल्कुल डिट्टो सेम आएगी, क्योंकि हमारा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस सॉल्व करेंगे। -3x - 2x - 5x होगा,
1 + 12 - 4, ठीक है। तो 12 में से 4 गए, 8 हुआ, 8 + 7 9, और x अगर लिया तो ये -9/5, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। फाइनली मुझे पता है कि x इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन -4, -4 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। इसलिए मैं -2x - 2 + 3x + 4 = 1, तो -2x + 4 + 3x + 12 = 1, 3 में से 2 गए, x हुआ 1 - 12 - 4, 1 - 16, तो हमारा आंसर आएगा -15। एक ये हुआ और एक ये हुआ हमारा। अब हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि ये जो मेन हमारे पास केसेस थे इससे मैच हो रहा है कि नहीं आंसर, यानी जो केस हमने लिया उसके अकॉर्डिंग आंसर मिला है कि नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और इस चीज़ के बाद हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा नहीं लेना है। तो इसमें से x की वैल्यू आ रही है -17, जबकि हमें चाहिए x > 2। ऑब्वियसली हमें x चाहिए पॉजिटिव, लेकिन मिल रहा है नेगेटिव, इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x हमें चाहिए पॉजिटिव और आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव -17। हम इसको नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको नेग्लेक्ट करें तो अगले वाले को चेक करते हैं। x की जो वैल्यू है वो -4 और 2 के बीच में चाहिए। 5 1 जा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा कितना, 4 बचा, 5 8, तो 1.8 समथिंग, ठीक है ना। -1.8 आंसर आ रहा है, जो कि -4 और 2 के बीच में ही है, तो इसे हम ले रहे हैं, ठीक है, ये वैलिड है। अब x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन -4 चाहिए, मिल रहा है, तो ये भी वैलिड है। तो हमें 2 आंसर्स वैलिड मिले हैं, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि ग्राफिकली ये चीज़ हो रही है कि नहीं। तो ग्राफिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। हर एक एक्सप्रेशन को ब्रेक किया है मैंने। 2 × mod of x - 2, उसकी जो इक्वेशन है वो रेड वाली है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद -3 × mod of x + 1 x + 4, -3 mod of x + 4, तो ये जो है ये देखो आपको ब्लू में दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन में आपको ये लाइन दिख रही है जो ऐसे क्रॉस हो रही है। अब ये जो तीनों का मिक्सचर होके मुझे एक ग्राफ मिला, जो कि इस पूरे इक्वेशन का ग्राफ है, जो कि आपको ये पर्पल में दिख रहा है। 2 mod of x - 2 -3 mod of x + 4 से। तो ये कैसे मिला, पहले तो मुझे ये 2 पॉइंट्स मिले। ये पॉइंट्स कैसे मिले, जैसे ही ये जो वर्टेक्स दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ। ये जो वर्टेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर मैं ऊपर डॉटेड लाइन ले जाऊं तो यहाँ पे टच होगा, ठीक है। सिमिलरली इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो वर्टेक्स आपको दिख रहा है, ये वर्टेक्स इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टच हो रहा है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स मुझे मिले। मैंने क्या किया, एक पॉइंट मुझे रेड वाले पे मिला, एक पॉइंट मुझे ब्लू वाले पे मिला, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब बाकी बच्चा कौन सा, बाकी बच्चा इधर का डिक्रीजिंग ग्राफ, इसका इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो कुछ इस तरह से आ रहा है, स्लांट लाइन, ठीक है। तो वो आधा ऐसे मतलब टेढ़ा नीचे की तरफ मिल रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे जो आपको ये स्लांट लाइन दिख रही है, ये कैसे मिल रही है, ये ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन दिख रही है, और ये नीचे की तरफ आती हुई ये जो लाइन दिख रही है, इसके हिसाब से मिल रहा है। लेकिन हमें जो पता चला, हमें ये पता चला कि ये जो लाइन है ये कुछ ऐसी जा रही ऐसी जा रही, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। आप -30 -2 -20 -30 इनके x की वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, और जिसके हिसाब से आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट
-30 -14 मिल जाएगा। तो जैसे ही एक पॉइंट मिलता है आप सीधे एक लाइन ड्रॉ कर दे सकते हो। सिमिलरली अगर आप 20 डालोगे, 30 डालोगे, 40 डालोगे तो आपको ये वाला पोर्शन भी मिल जाएगा ग्राफ का। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब इस ग्राफ को एनालाइज करना है, क्योंकि हमें आंसर निकालना है। आंसर कैसे निकलेगा, हमें चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये पर्पल वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको y = 1 कहाँ पे कट कर रहा है। y = 1 ही क्यों देखना है, क्योंकि हमें पता है राइट हैंड साइड पे क्या है, =1, इसलिए y = 1 इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कहाँ पे कट कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें पता है पर्पल वाला, और ये जो y = 1 है ये ग्रीन वाली लाइन है, तो ये इन दोनों पॉइंट्स पे कट कर रही है। ध्यान से देखो मैंने हाईलाइट किया है, -15 1 -1.8 1, यही दो आंसर्स हमें मिल रहे हैं अलजेब्रिकली भी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है ये -15 और -1.8। आइए देख लेते हैं, -15 और ये रहा हमारा सेकंड वाला -1.8। तो ये दोनों आंसर्स हमारे करेक्ट हैं और ये ग्राफिकली भी हमने शो कर दिया। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके साथ आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं, जो भी इक्वेशंस रिलेटेड डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी के बाद ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में तोड़ रही हूँ। तो 3 लेक्चर्स रहेंगे बैक टू बैक, आपको सारे देखने हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेके आओ और नेक्स्ट लिंक पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अटैच्ड है, साथ में एंड में एक कार्ड अटैच हो जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो। तो आपके लिए सारे मैंने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, बस आपको क्लिक करने की देरी है। ब्रेक ले लो थोड़ा सा, जाके आओ, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही है, ठीक है। सो फॉर विद दैट आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हेयर नाउ। पहला पार्ट आज एंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं इन इक्वालिटीज़ को लेके। तो इक्वालिटीज़ आपने पढ़ ली है, इक्वेशंस आपने पढ़ लिए हैं, इन इक्वेशंस भी हमको पढ़ने हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ क्वेश्चंस उसके भी प्रैक्टिस कर लो, आधे से ज़्यादा डाउट्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब इस लेक्चर को एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं।